हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में और सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज के बारे में। और लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने देखा था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसी का ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि मेरा चैनल पे जो लोग न्यू है या मेरा वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज समझने में तकलीफ होती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। इससे कोई बात नहीं है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का डायरेक्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ, जहां पर हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म क्या होता है और कैसे आया है वगैरह वगैरह। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन, राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। राइट, छोटा सा क्वेश्चन है। कूलॉम्स लॉ, राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ को सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देन यहां पर एक लिख सकते हो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग इन ए वेक्टर फॉर्म। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस of expressing in it in vector form। मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब हम लोग इसको क्यों वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आज हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने लिखा, पहले तो हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में लिख लेते हैं कि Q1 Q2 दो चार्ज है। मान लो एक Q1 एक Q2, दो चार्ज हो गया Q1 Q2। ठीक है, दो चार्ज का बीच का डिस्टेंस तो हम लोगों ने पहले R पकड़ा था। तो अभी इन दोनों चार्ज तो पॉजिटिव है, कोई भी साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। तो रिपल्स करने से दोनों में जो फोर्स काम करेगा वो इस तरफ होगा और इस तरफ होगा। ठीक है, तो Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है, Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है उसको हम पकड़ते हैं F21। ठीक है, ये इस डायरेक्शन पे है। और Q2 ने Q1 पे जो फोर्स अप्लाई किया है उसको हम पकड़ते हैं F12, जो इस डायरेक्शन पे है। ठीक है, और जो हम लोग का डिस्टेंस है वो भी हम लोग इन दोनों का बीच का डिस्टेंस R21 और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस R12, दोनों इक्वली है, फिर भी हम लोग पकड़ लेते हैं कि Q1 ने Q2 के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन पे और Q2 ने Q1 के ऊपर F12 फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन पे। Q2 से Q1 तक डिस्टेंस है R21 वेक्टर और Q1 से Q2 तक डिस्टेंस है R12 वेक्टर। ठीक है, बस हो गया हम लोगों का। देन यहां पर हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये है Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या होगा Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। काई को
क्योंकि Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होने से दोनों अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्या फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव, ऑब्वियसली रिपल्सिव। ठीक है, दोनों में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म Coulomb's law may be represented by, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F21 इक्वल टू 1/4πε0 तो लिखना ही पड़ेगा, फिर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस मान लो आर स्क्वायर है, देन R12 के, इन दोनों को बीच का डिस्टेंस आर मान लो। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले माना था। तो ये हो गया R12 के। ये R12 क्या होता है, R12 होता है हम लोगों का यूनिट वेक्टर इन 1 to 2 डायरेक्शन। R12 के क्या होता है, ये है एक यूनिट वेक्टर जो डिनोट करता है इसका डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है, F21 का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, मतलब R1 से 2 की तरफ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, डिस्टेंस 1 से 2 की तरफ है इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो जो फिर भी जिन लोगों का R12 ये वाला चीज समझ में नहीं आता है, ये मैं लिख देता हूं, R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू R12 वेक्टर बाय R, उसका मैग्नीट्यूड इज ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन फ्रॉम Q1 to Q2 इज ए यूनिट वेक्टर in direction from Q1 to Q2। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या निकाल लिया है, F21। अभी हम लोगों को निकालना होगा F12। सिमिलरली F12 ये फोर्स क्या होगा, इसके जैसा ही होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो R12 है वो अभी क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी इस डायरेक्शन पे फोर्स कैलकुलेट किया है, तो डिस्टेंस फ्रॉम Q2 to Q1 और वो डिस्टेंस है हम लोगों के लिए R21। तो यहां पर हो जाएगा R21 वेक्टर, सॉरी कैप। तो फायर फिर से लिख लो, फायर R21 cap equal to R21 vector by R is a unit vector in direction from Q2 to Q1। ठीक है, देखो ये हो गया हम लोगों का यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q2, सॉरी Q2 to Q1। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का वेक्टर फॉर्म। अगर हम लोगों के जो फोर्स होते हैं, अगर हम लोगों ने तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पकड़ा हुआ है, तो अगर हम लोग एक पॉजिटिव एक दूसरा नेगेटिव लेते हैं, मान लो यहाँ पर Q1 हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर Q2 हो गया नेगेटिव, और बीच का डिस्टेंस पहले जैसे है R, तो इन दोनों का फोर्स इस तरफ होगा, इन दोनों का फोर्स इस तरफ होगा। ठीक है, तो हम लोगों के लिए जो आएगा R वाला डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, R12 इस तरफ होगा, R21 इस तरफ होगा, और F21 अभी इस डायरेक्शन पे होगा, और F12 इसी डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, फिर से हम लोग अगर एक्सप्रेशन लिखते वैसे ही है, देखो समझ में आता है कि नहीं, बिल्कुल इजी है, और वेक्टर फॉर्म इतना तक ही है। ठीक है,
चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस। कॉपी कर लो, अभी देखेंगे हम लोग इसका इंपॉर्टेंस। हाँ, इस फिगर के पास में लिख सकते हो Q1 Q2 लेस देन 0 अट्रैक्टिव फोर्स। जब Q1 Q2 लेस देन 0 होता है तब जो फोर्स काम करता है वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके हो जाएगा नेगेटिव। तो हम लोगों को जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव आएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन Q1 Q2 लेस देन 0। ठीक है, तो अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हम लोग वेक्टर फॉर्म क्यों यूज करते हैं? द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ गिव्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। One number as R21 equal to R12 as R21 equal to minus R12, therefore F21 equal to minus F12। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए प्रूव दैट फ्रॉम कूलॉम्स लॉ एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज के ऊपर सेम फोर्स लेकिन ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। तो यहां पर देख लो, दोनों फोर्स इक्वल है मगर दोनों का साइन ऑपोजिट है। मतलब एक एक्शन होता है तो दूसरा रिएक्शन होता है। ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शो दैट कूलॉम्स लॉ जो है, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर एक्शन करता है तो दूसरा चार्ज पहले चार्ज के ऊपर रिएक्शन करता है। फिर नहीं तो शो दैट दोनों एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो भी हम लोग इतना तक डिराइव करने से फुल मार्क्स दे रहे। दिस मीन्स दैट the two charges exert equal and opposite forces. Two charges exert equal and opposite forces. Two charges exert equal and opposite forces on each other. ठीक है, सो Coulombian force obey Newton's third law of motion. So Coulombian force obeys Newton's third law of motion। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला है, 2 नंबर as the Coulombian force acts along as the Coulombian force acts along F21 vector or F12 vector, that is along the line joining the center of, that is the line joining along the center of two charges, so they are central forces. Center of two charges, so they are
central forces। जो कोलम्बियन फोर्स हम लोगों ने डिराइव किया है वो हम लोगों ने क्या देखा है, दोनों का जो फोर्स है वो लाइन ज्वाइनिंग एलोंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, दोनों फोर्स काम करता है दोनों की जो अगर हम लोग दोनों के सेंटर ऑफ मास से लाइन ज्वाइनिंग करता है, लाइन जैसे कि मान लो एक Q1 और एक Q2 हो गया, तो ये दोनों फोर्स काम करेगा सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन पे, तो इसलिए ये हो गया हम लोगों के लिए सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, तो ये दो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंस। और फिर हम लोग देखते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस ये क्या है। ठीक है, मिटा देते हैं, कॉपी कर लो। अभी हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस जैसे कि हम लोगों ने पहले 11 में पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ वेट्स, वैसे ही है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन ऑफ वेट में क्या था, दो या तीन वेव जब मिक्स्ड हो जाते हैं तब जो रिजल्टेंट वेव होता है वो क्या होता है, वैसे ही सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज मीन्स मान लो सिस्टम में कोई भी एक सिस्टम में 4, 5 या 10 या 20 या n नंबर ऑफ चार्ज अगर हो तो कोई भी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा वही हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। स्टेट द प्रिंसिपल क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ state the principle of superposition of electrostatic force, electrostatic force। ठीक है, electrostatic forces, hence इसका एक्सप्रेशन भी निकालना है। Hence, write an expression for the force. Write an expression for the force. Hence, write an expression for the force on a point charge. On a point charge due to distribution of n-1 point charges, n-1 point charges in terms of their position vector, in terms of their पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी वाला सवाल है। तो देखते हैं पहले सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the principle of superposition states that when a number of charges are interacting when a number of charges are interacting, the total force on a given charge, the total force on a given charge, the total force on a given charge is the vector sum of forces, is the
वेक्टर सम ऑफ forces is the vector sum of forces exerted on it due to all other charges. ठीक है. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. The force between two charges are not affected in the presence of other charges. ठीक है. तो देखो यहां पर क्या बोला है. द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जब सिस्टम में कोई भी नंबर ऑफ चार्जेस होता है, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्जेस, जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. जो सिस्टम में दूसरा चार्जेस होगा उनके लिए जितना फोर्स है वो सारा फोर्स सम करने से हम लोगों को टोटल फोर्स मिल जाएगा. इसका मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूं. मान लो यहां पर एक चार्ज है, 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 यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है. एक Q1, एक Q2, एक Q3, एक Q4, एक Q5, एक Q6. ठीक है. तो Q1 के ऊपर टोटल कितना चार्ज अप्लाई होगा वो हम लोगों को निकालना है. ठीक है. तो इन दोनों के लिए जितना फोर्स है, फिर इन दोनों के लिए जितना फोर्स है, 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 सारे फोर्सेस हम लोगों को वेक्टर सम करना है. ठीक है. ये नहीं नॉर्मल सम नहीं, ये हम लोगों को वेक्टर सम करना है. मीन्स डायरेक्शन लेके प्लस करना है. ठीक है. तब जाके हम लोगों को टोटल जो फोर्स होगा वो मिल जाएगा. ठीक है. ये भी हम लोग कभी देख लेंगे. पहले इसका प्रिंसिपल जो है वो कॉपी कर लो, फिर देखते हैं. मान लो ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स वो वाई. देन हम लोगों को Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज ले लेते हैं. Q1 यहां पर, Q2 यहां पर, Q3 यहां पर. ठीक है. तो सेंटर से अगर हम लोग O से लाइन ज्वाइनिंग करते हैं तीनों का, तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा. ठीक है. अगर इन दोनों का फोर्स इस डायरेक्शन पे काम करेगा, इन दोनों का फोर्स इस डायरेक्शन पे काम करेगा. देखो इन दोनों का रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन पे जाएगा, इन दोनों का रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन पे जाएगा और इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे जाएगा. जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर सम किया हुआ है. ठीक है. तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R12, क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q1 के अंदर लिया है. तो अभी Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R13. ठीक है. ये दोनों डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया है और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग R, क्योंकि ये सिर्फ ओरिजिन से एक चार्ज का डिस्टेंस है. ठीक है. तो इन दोनों का फोर्स मान लेते हैं F1 इस डायरेक्शन पे काम करेगा और इन Q1, Q2 चार्ज के फोर्स F21 इस डायरेक्शन पे और F31 इस डायरेक्शन पे और दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे. ठीक है. देखो फिगर समझ में आता है कि नहीं. और Q1 चार्ज के डिस्टेंस R1, Q2 चार्ज के डिस्टेंस R2, Q3 चार्ज के डिस्टेंस R3. ठीक है. Q1, Q2 के बीच के डिस्टेंस R12 और Q1, Q3 के बीच के डिस्टेंस R13 और इन दोनों का बीच का फोर्स F21, इन दोनों का बीच का फोर्स F31, दोनों का रिजल्टेंट F1. ठीक है. सिर्फ फिगर इतना तक ही है. अभी
इसको हम लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ बिठाने के लिए। तो as shown in the figure, जैसे कि फिगर पे दिखाया गया है, consider n point charges, यहां पर मैंने सिर्फ 3 चार्ज दिखाया है, n point charges Q1, Q2, Q3 ... Qn placed in vacuum at points whose position vectors whose position vector with respect to origin हम लोगों ने क्या पकड़ा है, R1, R2 एंड R3। तो R1, R2, R3 ... Rn, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर साइन देने से भी दे ही सकते हो, कोई बात नहीं। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 वेक्टर इक्वल, जो हम लोग F1 कैलकुलेट करना है वो इन दोनों का फोर्स का समान, मीन्स F12 प्लस F13 प्लस ... F1n, मतलब इस 1 के ऊपर 2 का फोर्स है इसलिए F12, इस 1 के ऊपर 3 का फोर्स है F13, देन जितना भी आएगा 4 आने से F14, 5 आने से F15, यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्ज हम लोगों ने कंसीडर किया है तो यहाँ पर होगा F1n, ठीक है। कॉपी कर लो, चलो ठीक है। अभी क्या देखना है हम लोगों को, where F12, F13, ... F1n are the forces exerted on charges Q1 by the individual charges Q1, Q2, Q3 ... Qn respectively, ठीक है। कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है, तो अभी देखेंगे उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। ये तो हो गया हम लोगों का सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का प्रिंसिपल और उसका एक्सप्लेनेशन। तो अभी जो हम लोग फोर्स कैलकुलेट किया था उसका एक्सप्रेशन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो according to Coulomb's law, the force exerted on charge Q1 due to Q2 is, according to Coulomb's law, the force exerted on
द फोर्स exerted on charge Q1 due to charge Q2. The force exerted on charge Q1 due to charge Q2 is क्या है? Q1 के ऊपर Q2 का चार्ज के लिए जो फोर्स है F12 इक्वल टू 1/4πε0। ये तो फॉर्मूला का है। Q1 Q2 बाय बीच का डिस्टेंस क्या है? R12 है, तो R12 स्क्वायर। फिर डायरेक्शन क्या होगा? R12 कैप, और R12 कैप क्या होता है? इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर। R12 मतलब R12 2 से 1 तक का डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए? R2 माइनस R1 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। जब हम लोग कोई भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तब हम लोग क्या पाते हैं? उसका डायरेक्शन मीन्स R12 क्या आ जाएगा। तो यहां पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? R12 के जगह पर R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हम लोगों के लिए 1/4πε0 Q1 Q2, नीचे आ जाएगा R2 माइनस R1 होल क्यूब, और साइड पे आ जाएगा R2 माइनस R1 दोनों का वेक्टर। ठीक है। वायर जहां पर R12 कैप इक्वल टू R1 माइनस R2 बाय R1 माइनस R2 मोर, जहां पर R12 है ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक है। एंड R12 जो R12 होता है वो क्या है? R1 माइनस R2 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, और बिटवीन टू चार्जेस फ्रॉम Q2 टू Q1, एक ही बात। ठीक है। अभी देखेंगे कि टोटल फोर्स F1 क्या होता है। F1 क्या होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट, तो वो भी हम लोग देखेंगे। टोटल जो फोर्स है F1 वो क्या होता है। हम लोगों ने तो अभी सिर्फ एक के लिए फोर्स देख लिया है, तो दूसरे के लिए फोर्स भी उसका सिमिलर इक्वेशन ही होगा। तो अभी टोटल फोर्स जो है वो देखना है। Hence the total force on charge Q1 is, hence the total force on charge Q1 is, Q1 के ऊपर टोटल फोर्स क्या होगा? F1 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 थर्ड ब्रैकेट, सबको सम करना है। Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट प्लस Qn बाय R1n स्क्वायर R1n कैप। ठीक है। ये हो गया हम लोगों के लिए पूरा सिस्टम के लिए फोर्स। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? Q1/4πε0, फिर समेशन सिंबल यूज कर लो। कहां से कहां तक? I =
2 to n, then qi by r1i square r1i कैप। ये हो गया हम लोगों का सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, F1 इक्वल टू सारा फोर्सेस हम लोगों को साम करना है। तो साम करने के लिए यहां से तो Q1 तो ब्रैकेट के बाहर आ सकता है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर आ गया Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो क्या रह जाएगा हम लोग, या तो रह जाएगा Q2 बाई R12 स्क्वायर, Q3 बाई R13 स्क्वायर, Qn बाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग I पकड़ लेते हैं, I कोई भी एक टर्म, जैसे कि I का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इसलिए Qi बाई R1 है। जब 1 होगा I का वैल्यू तो कौन सा वाला आ जाएगा, देखो जब I का वैल्यू 1 होता है तब सॉरी I का वैल्यू 2 से स्टार्टिंग होगा, तो Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 ये वाला आ जाएगा। फिर 3 होने से Q3 बाई R13 स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, Q3 बाई R13 स्क्वायर, फिर R13 प्लस समेशन के लिए फिर प्लस, फिर जब हम लोग n लेंगे तब ये तो हाईएस्ट लिमिट है n तक, तो Qn बाई R1n Qn बाई R1n और देन I R1n के समेशन का मतलब है पहले मान लो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो पहले हम लोगों को घटाना है 2, तो 2 घटाने के लिए अच्छा इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। इसके बाद में और एक लाइन को लिख ही लेता हूं। यहां से मैं Q1 कॉमन ले लेता हूं, तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो आ जाएगा Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn बाई R1n स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I इक्वल टू 2 to n, देन Qi बाई Qi बाई R1i R1i कैप। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको स्क्वायर। अभी देखो I का वैल्यू 2 बैठाने से क्या आ जाएगा, Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप समेशन के लिए प्लस I का वैल्यू 3 होने से Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 कैप। आ गया ना ये Q का वैल्यू n होने से हाईएस्ट I का वैल्यू n होने से यहाँ पर I अगर हम लोग n बैठाते हैं Qn बाई R1n स्क्वायर I1n कैप। आ गया ना लास्ट वाला। तो वही हम लोग इसके लिए ये पूरा जो इक्वेशन हो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सिर्फ ये जो 1i और 1 2 है 1 3 है इसको सिर्फ लिखना है Q2 R2 माइनस R1 या फिर R3 माइनस R1, फिर 1n को लिखना है Rn माइनस R1। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं, कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है, अभी जो इन वेक्टर फॉर्म अभी तो हम लोगों ने सिर्फ कैप से देखा डायरेक्शन में, तो पूरा पूरी वेक्टर फॉर्म में जो देखेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हम लोग F1 को कैसे दिखा सकते हैं, F1 वेक्टर इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 थर्ड ब्रैकेट Q1 Q2 देन उसको लिख सकते हैं हम लोग R1 माइनस R2 जैसे कि मैंने पहले बोला है, और नीचे पे आ जाएगा R1 माइनस R2 होल क्यूब प्लस Q1 Q3 ब्रैकेट, तो यहां पर आ जाएगा सॉरी ब्रैकेट नहीं Q1 Q3, तो यहां पर आ जाएगा Q1 माइनस R1 माइनस R3, नीचे पे आ जाएगा R1 माइनस R3 होल क्यूब। ठीक है, फिर ऐसा करके डॉट 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 Qn ऊपर आ जाएगा R1 माइनस Rn, नीचे आ जाएगा R1 माइनस Rn होल क्यूब।
बस इतना ही है। इसको भी समेशन देके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Q1 को कॉमन लेके बाहर ला सकते हैं, Q1 बाई 4πε0, तो रह जाएगा हम लोग का समेशन I इक्वल टू 2 to n, और क्या रह जाएगा, Q2 तो रह जाएगा नहीं, QI हो जाएगा ये। फिर डायरेक्शन को लिखना है R1 माइनस RI बाई R1 माइनस RI होल क्यूब, बस इतना है। इसको मोड दे देते हैं, ठीक है, नीचे भी आ जाएगा मोड। ये हम लोगों ने कहा से लिखा है, ये हम लोगों ने लिखा है जैसे कि पहले जो हम लोगों ने लिखा था वेक्टर फॉर्म का, तो वेक्टर फॉर्म का कूलॉम्स लॉ हमने किस तरह लिखा था, F इक्वल टू 1 बाई 4πε0 Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप। इसको हम लोगों ने कैसे मॉडिफाई किया था, 1 बाई 4πε0 Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, और इसको लिखा था मैंने R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म, नीचे में लिखा था R2 माइनस R1 मॉड। तो ये दोनों मिलके क्यूब हो गया, और ऊपर का जो है वेक्टर फॉर्म वो इस तरह ही रहा है, तो यहां पर वेक्टर फॉर्म देना है मुझको, ठीक है। तो इतना तक हो गया हम लोगों का सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का। एन चार्ज के लिए क्या होगा, ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, और फिर चले जाएंगे हम लोग दूसरा टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।